और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में आयकर विभाग का एक नोटिस इन दोनों चर्चा में है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने बैतूल की एक महिला टीचर को 7.5 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का नोटिस भेजा है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि वो 10 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। मामला पुलिस में गया तो पता चला कि उस महिला के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेज के मुताबिक 2017-18 में नेचुरल कास्टिंग नाम की कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को स्क्रैप भेजा था और इस लेन देन में उसी महिला शिक्षक उषा सोनी के पैन कार्ड के नंबर का उपयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये टीचर इन दोनों सुर्खियों में है। वजह है इनका ये अंदाज। जी हाँ, ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर हैं, जो बच्चों के मनोभाव को समझने के लिए उनकी दोस्त बनकर उनकी मदद करने के लिहाज से इस गेटअप में स्कूल आई हैं। अपनी जैसे यूनिफॉर्म में टीचर को देखकर बच्चे हैरान रह गए। जानवी यदु ने यूनिफॉर्म में बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया। रायपुर के रामनगर शासकीय गोकुल राम वर्मा स्कूल की टीचर जानवी यदु का मानना है कि बच्चों के सही आकलन के लिए उनका दोस्त बनना जरूरी है। ये है पंजाब के फरीदकोट की वीरपाल कौर। उम्र 55 साल से ज्यादा है, लेकिन जोश और जुनून में युवाओं को भी पीछे छोड़ती हैं। वीरपाल कौर ने पंजाब में 50 साल से ज्यादा उम्र की 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वीरपाल कौर महज 2 साल में अब तक 22 मेडल और कई सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं। खास बात यह है कि वीरपाल कौर एक घरेलू महिला है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। वहां राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। ये तस्वीरें उसी की हैं, जहां भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर से दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा बहाल करने के लिए टेलीफोन के तार और उससे जुड़े सामान पहुंचाने में जुटी है। सावन के चौथे सोमवार को प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और कांवरियों पर फूल बरसाए गए। इस दौरान श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। कांवरिया और श्रद्धालुओं के मुताबिक सावन के सोमवार पर किए गए इस तरह के इंतजाम गौरवान्वित करते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन इश्क के खतरों से जुड़ी है। सोशल मीडिया के जरिए सरहद पार की लड़की या फिर लड़के से होने वाले प्यार के इन दिनों खूब चर्चे हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए सीमा हैदर को सचिन से प्यार हो गया। इसी तरह फेसबुक के जरिए अंजू और नसरुल्ला करीब आ गए, लेकिन ऑनलाइन प्यार के चक्कर में लखनऊ का एक लड़का लुट गया। इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती लंदन की एक लड़की से हुई, लेकिन ये दोस्ती उसे महंगी पड़ी। ये धोखा आपके साथ ना हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। कुछ की नजर में ये इश्क है, कुछ की नजर में साजिश। सच्चाई जो भी हो, लेकिन जो तस्वीर सामने है वो लोगों को हैरान कर रही है। पाकिस्तान की सीमा हैदर सरहद पार करके हिंदुस्तान चली आती है और सीमा मीणा बन जाती है। वहीं भारत की अंजू बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाती है और फातिमा बन जाती है। बॉर्डर पार वाली एक प्रेम कहानी बरबरा पोलाक की भी है, जो 7 समंदर पार सादाब से मिलने झारखंड आ गई। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सरहद पार से इश्क ही आवाज दे रहा हो सकता है कि ऐसी मोहब्बत की वजह से लाखों का चूना लग जाए। यही हुआ लखनऊ के एक लड़के के साथ, जिसे लंदन की लड़की से प्यार हो गया। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि उसकी मेहनत की कमाई एक पल में हवा हो गई। ऐसा फ्रॉड आपके या आपके किसी करीबी के साथ ना हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि लंदन वाली लव स्टोरी के नाम पर जालसाजी कैसे की गई। लखनऊ के अंकित गुप्ता के इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जो लंदन की एक लड़की ने भेजी थी। उसने अपना नाम बोरिस जॉनसन बताया। उसने बताया कि वो भारत में अस्पताल खोलना चाहती है, जिसके लिए जमीन देखने जल्दी ही भारत आने वाली है। लंदन की इस लड़की पर अंकित को यकीन हो गया।
और उसने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है। दोनों के दरमियान फोन पर चैटिंग शुरू हो गई और धीरे धीरे लखनऊ का लड़का लंदन वाले फरेब में फंसता चला गया। फिर एक दिन अंकित के पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया और कहा कि एयरपोर्ट पर एक लड़की पकड़ी गई है जिसका नाम बोरिस जॉनसन है। ये भी बताया कि लड़की के पास भारी तादाद में पाउंड मिला है और लड़की के फोन से आपका नंबर मिला है। अंकित ने कहा कि वो बोरिस जॉनसन नाम की लड़की को जानता है। इसके बाद कॉल करने वाले ने लड़की को छोड़ने के एवज में अंकित गुप्ता से 3.5 लाख रुपए एक खाते में जमा करवा लिए। फोन करने वाले ने रजिस्ट्रेशन और टैक्स के तौर पर 3.5 लाख रुपए मांगे जो अंकित ने दे दी। लेकिन इसके बाद जब और भी रकम की मांग की गई तब उसे फ्रॉड का एहसास हुआ। वो सीधे पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। इस तरह लंदन वाला लब तो उसे नहीं मिला, हाँ उसके चक्कर में मेहनत से जमा की गई रकम भी चली गई। असल में सोशल मीडिया के इस दौर में सरहद पार के लोगों से जान पहचान और दोस्ती सामान्य बात हो गई है। ऐसी जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है। सीमा और सचिन की मोहब्बत ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुई तो अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से फेसबुक पर मिली। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सोशल मीडिया की दोस्ती जालसाजी भी हो सकती है। अंकित को इंस्टाग्राम पर बोरिस जॉनसन नाम की लड़की से दोस्ती भारी पड़ी। ऐसा फ्रॉड किसी और के साथ न हो, इसलिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। दिल्ली में बढ़ता जा रहा है डेंगू का खतरा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संसद में आज मानसून सत्र के 8वें दिन भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में आज मणिपुर पर अल्पकालीन चर्चा शुरू करने के बाद सभापति ने जैसे ही कही, विपक्ष हंगामा करने लगा, क्योंकि विपक्ष जिस नियम से चर्चा चाहता है उनकी वो बात नहीं सुनी गई। विपक्ष के सांसद मणिपुर के नारे लगाने लगे। सदन फिर स्थगित हो गया। लगातार लोकसभा स्थगित होने के चलते दिल्ली सेवा बिल भी पेश होने से टल गया। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कई सख्त सवाल किए और केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं। कोर्ट ने एफआईआर जांच के लिए उठाए गए कदम और पुनर्वास को लेकर जानकारी मांगी है। अब मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए। एमसीडी सदन की बैठक में मणिपुर हिंसा के संबंध में आम आदमी पार्टी की ओर से शोक प्रस्ताव रखा, जिसका बीजेपी सदस्यों ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष मेयर के आसन के पास विरोध जताने आए। बीजेपी सदस्यों ने केजरीवाल को अलग अलग मामले में झूठा साबित करने की तख्तियां लहराई। दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी में जुलाई में 6 साल में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। डेंगू के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में है। सरकार ने सभी स्कूलों में बच्चों को फुल ड्रेस में आने की हिदायत दी है। साथ ही अस्पतालों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत बेड्स रिजर्व करने के आदेश है और अस्पतालों को 0 टॉलरेंस घोषित किया गया है। सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर जंगम फ्लाईओवर पर पावरफुल विस्फोटक रखा था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को सड़क पर यातायात रोकना पड़ा। तत्काल बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और जांच में पाए गए आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का काफिला आतंकियों के निशाने पर था, लेकिन सैनिकों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है, और वो इसलिए क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में अगर योगी ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं तो समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के चुनावी एजेंडे में अयोध्या के बाद काशी की एंट्री हो सकती है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? ये पहली बार है जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने काशी के ज्ञानवापी विवाद पर इस तरह खुलकर बयान दिया हो, इस तरह साफ साफ ज्ञानवापी पर हिंदू समुदाय के अधिकार का दावा किया हो। और जरा ध्यान दीजिए, ये बयान यूपी के मुख्यमंत्री का है।
उसी यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां परचम फहराए बिना 2024 की जंग जीतना लगभग नामुमकिन है, तो क्या समझा जाए कि योगी ने आगे बढ़कर अगले लोकसभा चुनावों का एजेंडा सेट कर दिया है? क्या अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ काशी का मुद्दा भी चुनावों में छाने वाला है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। जो राजनीति नहीं समझते वो भी बता सकते हैं कि योगी ने यह बयान बेवजह नहीं दिया। ठीक साल भर पहले जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नए सिरे से विवाद की शुरुआत हुई, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाश रहे हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? इस तरह साल भर पहले मोहन भागवत ज्ञानवापी विवाद को दरकिनार करके सबको साथ जोड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अब योगी सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को समझा रहे हैं कि मंदिर तोड़ने की ऐतिहासिक गलती हुई है, लिहाजा उनको भूल सुधारनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। जानकर मानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं रहा, तो क्या बीजेपी अब काशी पर दांव लगाने का मन बना रही है? योगी के बयान का जैसा तीखा विरोध हो रहा है, उसे समझिए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन जैसे ही योगी का बयान सामने आया, सियासी पारा चढ़ गया। साफ है कि पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी धीरे धीरे तेज होगी। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। मुस्लिम स्कॉलर्स ने कौन सी ऐतिहासिक गलती की? आप देखिए कि ये मस्जिद जो है आज की नहीं है, अकबर के टाइम की मस्जिद है। और इल्जाम क्या लगता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। अकबर का जमाना उससे बहुत पहले का जमाना था। दीन अकबरी उसने शुरू किया था और ये इसका केंद्रीय बिंदु था ये मस्जिद। वो दीन इलाही जो था अकबर का, वो चारों धर्मों को लेकर बनाएगा, तो चारों धर्मों के चिन्ह थे वहाँ बनाए उसने। ये कॉमन सी बात है, समझ में आने वाली बात है। अब अगर वो चिन्ह पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मस्जिद मंदिर था। ज्ञानवापी पर अभी तक होने वाली सियासी बहस का दायरा छोटा था, योगी ने इसे बड़ा कर दिया है। एक दलील ये भी है कि विपक्ष की मोर्चाबंदी देखते हुए बीजेपी ने रणनीति बदली है। एक तरफ 2 मुस्लिम चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है और इस तरह पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संकेत है कि साथ ही हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ज्ञानवापी को भी मुद्दा बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 66,528 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 108 अंकों पर 19,754 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,598 तक पहुंच गया था। डीजीसीए ने जेट एयरवेज का एयरपोर्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट रिन्यू कर दिया। 28 जुलाई को जेट एयरवेज को ये सर्टिफिकेट मिला।
इससे इस विमान कंपनी के रिवाइवल की संभावना बढ़ गई है। दरअसल पिछले दिनों जेकेसी यानी जालान कैलरॉक कंसोर्टियम ने चिंता जताई थी कि अगर उसने जल्द ही उड़ानें शुरू नहीं की तो ऑपरेशन शुरू करने के लिए उसे दिया गया स्लॉट दूसरी विमान कंपनियों को दे दिया जाएगा। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन तमिलनाडु के कांचीपुरम में मोबाइल उपकरण बनाने का कारखाना लगाएगी। इसे लेकर फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु सरकार के साथ LOI यानी आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉक्सकॉन 1600 करोड़ की लागत से ये कारखाना तैयार करेगा। माना जा रहा है कि इससे करीब 6000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन बेंगलुरु में 25 से 28 सितंबर को होगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन IOC और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मिलकर ये सम्मेलन आयोजित करेंगे। आज ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है, मतलब आपके पास महज कुछ घंटे बचे हैं। अगर आप आज ITR फाइल करने से चूक जाते हैं तो फिर आपको 5000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। और हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही तारीख नहीं बढ़ाने की बात कह चुका है। वहीं आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई दोपहर 12 बजे तक 6.13 करोड़ से अधिक ITR यानी आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। न्यूज पर आगे है पब्लिक होर्डिंग, जहां लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह से जुड़ी एक बड़ी खबर है। गुजरात में लव मैरिज प्रेम विवाह के लिए माता पिता की मंजूरी लेना कानूनी तौर पर अनिवार्य हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गुजरात ये कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात सरकार प्रेम विवाह के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। ये जानकारी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा में पाटीदार समुदाय के एक कार्यक्रम में दी। दरअसल पाटीदार समुदाय के कुछ वर्ग चाहते हैं कि लव मैरिज के लिए मां बाप की अनुमति अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री पटेल ने बताया कि शादी के लिए लड़कियों को भगाने की घटनाएं रोकने के लिए स्टडी की जाएगी और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें प्रेम विवाह के रजिस्ट्रेशन में माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। सीएम ने भरोसा दिया कि अगर संविधान के तहत ये मुमकिन है तो इसकी स्टडी कर सबसे अच्छे नतीजे लाने की कोशिश की जाएगी। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला ने कहा है कि सरकार ऐसा कोई विधेयक विधानसभा में लाती है तो वो इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ऐसे वक्त पर जब लव मैरिज में मां बाप की अनदेखी की जा रही है, सरकार का ऐसे कदम के बारे में सोचना बहुत अच्छा है। इससे पहले आपको बता दें, साल 2021 में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में बदलाव कर शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया था। गुजरात में इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इस कानून के कुछ विवादित हिस्से पर रोक लगा दी थी और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। ये सौगात दर्शन मार्ग की है। अब राम भक्त कम दूरी तय कर भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ये मार्ग बिरला धर्मशाला के सामने से बनाया गया है। इस मार्ग का नाम श्री राम जन्मभूमि पथ है। अयोध्या में प्रभु राम के भक्तों पर कुछ यूं फूल बरसाए गए। ये मौका बेहद खास है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि पथ अब भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इस पथ के खुलते ही भक्तों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। वो प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। जय श्री राम। आगरा से आए हम लोग। से आई हैं? आगरा से आए हैं। आगरा से पहली बार आई हैं? पहली से आए। जयपुर से। श्री राम जन्मभूमि पथ 800 मीटर लंबा है, जो कि रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शुरू होता है। इसके जरिए भक्तों को प्रभु राम के दर्शन करने में आसानी होगी। इस नए पथ के शुरू होने से श्रद्धालुओं को करीब आधा किलोमीटर का सफर कम तय करना होगा। दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई
और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बिरला मंदिर तक आने के लिए, इस सड़क तक आने के लिए प्रशासन की रोक टोक भी कम है। बिरला मंदिर तक सभी लोग अपने वाहनों से आ सकते हैं। वैसे श्री राम जन्मभूमि पथ पर अभी काम चल रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इस मार्ग पर एक साथ 1 लाख श्रद्धालु चल सकेंगे। ये भीड़ इसलिए है, ये सजावट इसलिए आज है क्योंकि आज ही यहाँ पर टेम्पल ट्रस्ट के मुताबिक शुरुआत हो रही है। जन्मभूमि पथ पीछे आप देखिए, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, और ये लंबा जाता है, लगभग 800 मीटर का ये पूरा पथ है। और चंपत राय के मुताबिक आधा किलोमीटर जो है वो श्रद्धालुओं की दूरी को कम किया गया है। इसी मार्ग पर आगे बढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ उन्हें होम्योपैथिक इलाज से लेकर लॉकर तक की सुविधा मिलेगी। साथ ही दिव्यांगों के लिए मुफ्त व्हील चेयर भी उपलब्ध है। माता जी कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से। नागपुर से आई दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? वो तो अच्छा लग रहा है। दर्शन करने को मिल रहे हैं। पहली बार आ रही हैं? हाँ, नहीं बहुत साल हो गए थे, आई थी पहले आई थी। उम्मीद से कितनी राहत मिल रही है? रास्ता भी सुगम कर दिया गया। अभी सुगम ज्ञान बड़ा रास्ता बना है और इस जो विशाल काम हो गया बहुत बड़ा। नए दर्शन मार्ग के उद्घाटन के बाद पुराने परंपरागत मार्ग रंग महल बैरियर से भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्यों में इस्तेमाल होगा। जिस तरह के टाइल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये पूरे जितने पत्थर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब राजस्थान से मंगाए गए थे और जिसके बाद यहाँ पर पूरा निर्माण हुआ है। रामपथ भी लगभग बनकर तैयार है, नवंबर तक उसके उद्घाटन की बारी है। पर फिलहाल बड़ी अपडेट अयोध्या से ये है कि जन्मभूमि पथ जो है वो बनकर तैयार है और जिसने रास्ता जो श्रद्धालु हैं उनका बेहद ही सुगम बना दिया है। सहयोगी बनबीर और कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा आईआईटी बॉम्बे से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2023-24 के नए बैच की शुरुआत के साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने सभी छात्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक छात्र एक दूसरे से उनकी जेईई एडवांस, रैंक या फिर गेट स्कोर नहीं पूछ सकते और न ही ऐसी कोई जानकारी पूछेंगे जिससे उनकी जाति या फिर दूसरी संबंधित बातों का पता चल सके। गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी छात्र से उसकी रैंक के बारे में पूछना उसकी जाति के बारे में पता लगाने की कोशिश जैसा है और इसे छात्र के साथ भेदभाव माना जाएगा, जो कि कैंपस की भेदभाव के खिलाफ जारी गाइडलाइन के खिलाफ है। गाइडलाइन के तहत छात्रों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक या ईमेल पर अपमानजनक, जातिवादी या फिर धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले संदेश या फिर जोक शेयर नहीं कर सकते हैं। नई गाइडलाइन में छात्रों से अपील की गई है कि वे जाति, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाएं। इसके लिए छात्र एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवी या फिर हॉबीज जैसे कॉमन इंटरेस्ट के जरिए मेलजोल बढ़ा सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने ये कदम दर्शन सोलंकी नाम के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के कैंपस में सुसाइड करने के 5 महीने बाद उठाया है। दर्शन सोलंकी के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसकी रैंक जानने के बाद उसके साथ रहने वाले छात्र ने दर्शन से बात करना कम कर दिया था और उसे परेशान करने लगा था। नई गाइडलाइन को लेकर दर्शन सोलंकी के पिता रमेश भाई सोलंकी ने कहा है कि अगर कैंपस में पहले सख्ती दिखाई गई होती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। उनका कहना है कि नियम सिर्फ दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, उनका सख्ती से पालन नहीं होता। पहले भी कई छात्र बोल रहे थे कि ऐसी गाइडलाइन जारी की हुई है कि उसका कोई भी ऐसी शेड्यूल का जो भी छात्र है उससे उसकी गाइडलाइन पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी पूछते और उससे भी दर्शन सोलंकी से भी ये उसका रैंक पूछा गया था। उसके बाद में जो उदय मीणा करके एक आईआईटी सेल का कन्वीनर है उससे बात की थी दर्शन सोलंकी ने कि मेरे से ये लोग ने मेरा रैंक पूछा है और रैंक पूछने के बाद में यहाँ के स्टूडेंट जो मेरे साथ में रहते हैं उनका रवैया चेंज हो गया है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन वो उदय मीणा ने
आगे कुछ बात चलाई नहीं। उदय मीणा ने वो आगे ले जाके उसको फॉलो किया होता तो आज दर्शन सोलंकी मेरा लड़का मेरे साथ होता। ये नियम खाली बनाए जाते हैं, खाली दुनिया को दिखाने के लिए, स्टूडेंट को दिखाने के लिए और सरकार को दिखाने के लिए। इसका पालन नहीं होता है। तो इससे भेदभाव दूर नहीं होगा? इससे भेदभाव तो कभी दूर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे भेदभाव दूर होगा। आईआईटी बॉम्बे की नई गाइडलाइन से छात्रों के बीच भेदभाव को मिटाने में कितनी मदद मिलेगी, इसको लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। होना चाहिए ऐसा रूल। बच्चे लोग बहुत परेशान करते, शेयर नहीं कर पाते लोग अपना। इससे एक तरीके से ये भी होता है कि बच्चे कॉलेज नहीं आ पाते, फिर बच्चे आना बंद कर देते हैं। बहुत कॉलेज में स्ट्रेस भी हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते वो वजह से। तो ये रूल एक तरीके से अच्छा है, कॉलेज में होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा फिर तुमको वो तरीके से। कोई बच्चा होता है जो ज़्यादा किसी इंट्रोवर्ट होता है, किसी को बोल नहीं पाता है, तो अपने दिमाग में स्ट्रेस रख के तो एक तरीके से उसका हो जाता है मानसिक स्थिति कि वो सुसाइड करने का सोचता है। और उसको एक तरीके से ये भी रहना चाहिए कि वो अपने मतलब कॉलेज या फैमिली वाले को बोलना चाहिए कि अपने प्रिंसिपल को बोल सके, कि प्रिंसिपल को ही बोले कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा उसके खिलाफ। सुसाइड इज़ नॉट अ एक्शन टू टेक। अगर किसी को इतना टीज किया जा रहा है, इतना मार रहे हैं, तो उस हिसाब से सही एक सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। जात धर्म पे नहीं जाना चाहिए, सब इक्वल ह्यूमन ही रहते हैं एक साथ। हर बच्चे को मतलब राइट होता है पढ़ने का, क्योंकि अगर कोई अगर उसको चिढ़ाएगा तो उस मतलब डरेगा कॉलेज आने के लिए कि नहीं अगर मैं आऊँगा तो मेरे साथ ये होगा, मुझे मारा जाएगा। ये तो हर कॉलेज में लागू होना चाहिए। आई थिंक दैट इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में या किसी भी ऑफिस वगैरह में भी ऐसा होता है कि लोग उनके स्टैंडर्ड को लेके या उनके कल्चर, रिलीजन को लेके काफ़ी उन्हें बुली करते हैं और बहुत रैगिंग करते हैं कि नहीं तू सही नहीं है, तेरा ये सही नहीं है। तो उससे जो बच्चे हैं उनका माइंड काफ़ी अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से स्टडीज़ वगैरह में भी ध्यान नहीं जाता है। इवन अगर कोई हम देखते हैं कि कोई स्मॉल एज का है या कोई स्मॉल स्टैंडर्ड का है, तो हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए। उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि दे आर लाइक नॉट अराउंड द पीपल अराउंड अस। ये दिखने में बहुत छोटी चीज़ है, बट अगर देखा जाए तो ये एक मेजर लेवल पे स्टूडेंट्स के लाइक सेल्फ माइंड को, ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। लाइक ये छोटे छोटे थॉट्स जो होते हैं उनको जाना पसंद नहीं आता है स्कूल में। सो या दिस इज़ वेरी बैड। रिलायंस लिटिल ने नया जियो बुक 4G लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। रिलायंस रिटेल ने आज बिल्कुल नया जियो बुक 4G लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे क्रांतिकारी बुक के तौर पर डिजाइन किया है। खास बात यह है कि ये जियो बुक ग्रुप के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जियो OS पर आधारित है। यह हर एज ग्रुप के लिए उपयोगी है। इसकी कीमत 16,499 रुपए है। इसे आप 5 अगस्त से खरीद सकेंगे। दुनिया भर में आईफोन 15 सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। खबर है कि आईफोन 15 प्रो हैंडसेट का डिस्प्ले बड़ा होगा। इतना ही नहीं, इस हैंडसेट में एप्पल की नई टेक्नोलॉजी लिपो यानी लो इंजेक्शन प्रेशर ओवर मोल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एप्पल इस हैंडसेट को ड्रीम आईफोन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। आपको ठगों और स्पैम से बचाने के लिए व्हाट्सएप एक नई सेफ्टी टूल्स फीचर पर काम कर रहा है, जो आपको अनजान नंबर से आए मैसेज पर आगे क्या करना है इसकी जानकारी देगा। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट वेबटा इन्फो ने शेयर की है। सेफ्टी टूल्स फीचर के तहत व्हाट्सएप आपको एक पॉपअप स्क्रीन दिखाएगा, जिसमें आपको इस बारे में गाइड किया गया होगा कि आप अनजान नंबर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। घरेलू मोबाइल एसेसरीज ब्रांड UNI और लीने ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ कंपनी मेक इन इंडिया और स्वरोजगार का समर्थन करने का दावा कर रही है। आमतौर पर लोग पुलिस अधिकारियों से डरते हैं, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोगों का बेहिसाब प्यार हासिल होता है। गुजरात के जूनागढ़ में नियुक्त SP रवि वासम तेजा शेट्टी ऐसे ही एक अधिकारी हैं। जूनागढ़ से उनका ट्रांसफर हुआ तो लोगों ने शानदार तरीके से अपने पसंदीदा अधिकारी को विदाई दी। कोई फूल बरसा रहा है तो कोई माला पहना रहा है। नजारा ऐसा मानो कोई रथ यात्रा निकल रही हो। उत्साह से भरा ये नजारा गुजरात के जूनागढ़ का है। SP रवि वासम तेजा शेट्टी के ट्रांसफर की खबर जब लोगों को मिली
तो सभी उन्हें विदाई देने पहुंच गए। आपको बता दें कि जूनागढ़ में बतौर एसपी रवि वासम तैनात थे, लेकिन अब उन्हें गांधीनगर भेजा गया है। इस मौके पर उनके दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। जूनागढ़ में 3 साल के कार्यकाल के दौरान एसपी रवि तेजा लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि हर कोई उनका मुरीद बन गया। यही वजह है कि पुलिस स्टाफ ने इस मौके पर गाजे बाजे के साथ इस अधिकारी को विदाई दी। मेरी टीम इधर ही है। पूरी टीम ने सहकार दिया। 3 वर्ष तक आपका दिया जो जल रहा है ना, तो दिया जब बुझता है ना तो और ज्योत प्रकाशता है। तो 5 दिन में आपने जो किया है ना, वो जूनागढ़ की पब्लिक आपको कभी नहीं भूलेगी। एसपी रवि वासम तेजा यहाँ के हीरो कैसे बने, जरा इसकी एक वानगी भी देख लीजिए। ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं है, बल्कि बुलडोजर पर सवार खुद एसपी रवि तेजा हैं। जूनागढ़ में घनी आबादी के बीच जब 2 मंजिला इमारत गिरी तो रवि तेजा ने कुछ इस अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला और लोगों की मदद की। चाहे कोरोना काल रहा हो या फिर गुजरात में आया बिपरजॉय तूफान, हर मुश्किल वक्त में रवि तेजा लोगों के बीच मौजूद रहे और अपनी कार्यशैली से उनका दिल जीता। यही नतीजा है कि उनके तबादले के बाद पूरा शहर इस अंदाज में अपने प्रिय अधिकारी को विदा देने उमड़ पड़ा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1 अगस्त से सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हो रही है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। भारत में होने वाले आगामी वनडे वर्ल्ड कप के ऑनलाइन टिकट बिक्री का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ऑनलाइन टिकट बिक्री की शुरुआत 10 अगस्त से हो सकती है। बीसीसीआई टिकटों की कीमत को लेकर वर्ल्ड कप खेलों की मेजबानी कर रही सभी एसोसिएशन से इस पर सुझाव ले रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती है। ये मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 1 अगस्त यानी कल खेले जाने वाले मैच में मौसम की वजह से रुकावट देखने को मिल सकती है। मैच के दौरान बारिश होने के 41% चांस है। दोपहर के समय 25% चांस तेज बारिश के हैं। वहीं मैच के समय तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। मंगलवार से सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसमें 2 साल की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुपर 500 टूर्नामेंट के तौर पर अपग्रेड किए गए इस टूर्नामेंट के जरिए सिंधु और श्रीकांत अपना खोया फॉर्म हासिल करेंगे और विश्व चैंपियनशिप के लिए खुद को तैयार करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में निगाहें प्रणय और लक्ष्य सेन पर भी होंगी। लखनऊ में 16 सितंबर से डेविस कप का आगाज होने वाला है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टेनिस टीम में धाकड़ खिलाड़ी दिग्विजय प्रताप सिंह को शामिल किया गया है। वो अब डेविस कप टेनिस विश्व ग्रुप 2 के मुकाबले के लिए भारत की 6 सदस्यीय टीम का हिस्सा होंगे। वहीं स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के लिए ये आखिरी मैच होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।